गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग कल कहाँ तक देख लिए थे? जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। कल हम लोग कहाँ तक देखे थे? कुछ याद है आप लोगों को? हम लोग को कल आज देखना था, त्वरण देखना था, त्वरण एक्सिलरेशन। त्वरण का मतलब हो गया एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन देखना था, त्वरण देखना था, ए देखना था। त्वरण को हम लोग ए से दिखलाते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, त्वरण का संबंध जो है ना, वेग में परिवर्तन से है। वेग में परिवर्तन के दर को मानकर चलिए कि यहाँ पर एक वस्तु का वेग है, u वेग है, और यहाँ पर आकर इसका वेग हो गया v। यहाँ से यहाँ तक आने में समय लग गया t सेकेंड। तो बताइएगा वेग में परिवर्तन कितना हुआ? तब वेग में परिवर्तन v में से u को घटा दीजिएगा तो वेग में परिवर्तन, और उसको समय से भाग दे दीजिएगा तो वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण के बराबर। कहिएगा ये कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेग में परिवर्तन की दर हो गया बराबर ये होता है त्वरण के, होता है ए के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर v माइनस यू बाई टी, माने कि वेग में परिवर्तन, वेग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कह दीजिएगा। तो अगर कह दिया जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट पूछा जाएगा, तो कह दीजिएगा इसका मात्रक मीटर सेकेंड माइनस 1/सेकेंड, यही मीटर सेकेंड माइनस 2 हो गया। मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, या इसी को कह दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यही मात्रक हो गया किसका? त्वरण का। एस आई यूनिट हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो गया। ये बताइएगा राशि में जो हो गया, इसका बीमा तो बता सकते हैं आप लोग, यहाँ से बीमा बराबर लिख सकते हैं। तब बीमा LT माइनस 2 हो गया, इसका डायमेंशन हो गया LT माइनस 2 हो गया। और ये राशि जो होता है, राशि जो होता है वेक्टर होता है, सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर हो गया, सदिश राशि हो गया हमारा। अब समझिए, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाकर समय से भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो वही आपका त्वरण को बतलाएगा, एक्सेलरेशन को बतलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर v का मान ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पर हम नोट लाइन 2 लिखने जा रहे हैं, नोट लाइन नंबर फर्स्ट में देने जा रहे हैं। यदि v ग्रेटर देन, यदि v ग्रेटर देन u हो, v ग्रेटर देन u हो तो याद रखिएगा a बराबर हो जाएगा पॉजिटिव में, a बराबर पॉजिटिव हो जाएगा, a का मान जो हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। दूसरा नंबर लिख रहे हैं कि v लेस देन u हो तो, v लेस देन u हो तो a बराबर हो गया निगेटिव में, और निगेटिव त्वरण को मंदन कहा जाता है। निगेटिव त्वरण को मंदन कहा जाता है। मंदन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। याद रखिएगा, मंदन के नाम से जानते हैं, और जब मंदन लिख दीजिएगा तो माइनस का साइन मत लगाइएगा, लेकिन यही पर हो जाएगा। ये तीसरा नंबर में कह रहे हैं v बराबर u हो तो, v बराबर u हो तो a का मान 0 हो जाएगा। मतलब कि एक समान वेग के लिए ये कह सकते हैं हम लोग नियत वेग कहिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग या अचर वेग। अचर वेग के लिए नियत वेग या अचर वेग के लिए त्वरण का मान के लिए a का मान हो जाता है 0। नियत वेग के लिए त्वरण का मान 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं। यहाँ पर वाला तीसरा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जरूर याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, ये सारा का सारा समय के साथ होगा,
तो अगर किसी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ तो त्वरण का मान 0 होगा। अरे भाई, वेग में जब परिवर्तन होगा, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक्सीलरेटर लेते हैं, गाड़ी में जब आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो उसका वेग लगातार बढ़ते जाता है। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण प्लस में, अगर वेग घटेगा तो त्वरण माइनस में। अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सर ये 3.14 कहाँ से आया? 3.14 कहाँ है? पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो देखिए, आप लोग बताइएगा, नियत वेग या अचर वेग के लिए त्वरण का मान 0 होता है, ए का मान 0 होता है। चलिए हम लोग अब आगे आ जाते हैं। हम इस पर एगो दूगो न्यूमेरिकल टाइप का सवाल देंगे, आप उसको बना दीजिएगा। शुरू वाला वेग दे देंगे, अंतिम वेग दे देंगे, कितना समय में वो चेंजिंग हो रहा है तो त्वरण निकालने के लिए कहेंगे तो आप निकाल लीजिएगा। देखिएगा, आप लोग शुरू कीजिएगा तो यहाँ पर देखना होगा कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर घटेगा समय के साथ तो त्वरण माइनस में होगा, अगर बढ़ेगा तो त्वरण प्लस में होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा तो त्वरण आपका 0 हो जाएगा। हम लिख रहे हैं एगो क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, विराम से गति प्रारंभ करके, विराम से गति प्रारंभ करके करके एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु अपना वेग, एक वस्तु 10 सेकंड में, एक वस्तु 10 सेकंड में अपना वेग 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा कर लेता है, 36 किलोमीटर पर घंटा कर लेता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान, वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान क्या होगा? वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी बतलाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु 10 सेकंड में अपना वेग 36 किलोमीटर पर घंटा कर लेता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल दे दिया गया है आपके लिए। तो बहुत आसान से सवाल को बहुत इजी वे में बना दीजिए आप। सॉल्यूशन पर आ जाइए आप लोग। बताइए, विराम से है तो यू का मान हो गया 0 मीटर पर सेकंड हो गया। बताइए, अंतिम वेग दे दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो 36 किलोमीटर पर घंटा इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा। तो 36 गुने 5/18, ये किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए वो किलोमीटर पर घंटा वाले में 5/18 से आपका मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये कह दीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये कितना समय में चेंजिंग हो रहा है? 0 से 10 होने में 10 सेकंड का समय लग गया। तो A बराबर V माइनस यू बाई टी से, तो बना दीजिए यहाँ पर V का मान हो गया 10 माइनस 0/10 बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड का क्या हो गया? स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आंसर बन गया आपके प्रश्न का। ये 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके प्रश्न का ये आंसर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ऐसा सवाल रहेगा तो आप बना दीजिएगा। यहाँ से एक और सवाल दे रहे हैं, उसको भी बना दीजिए आप लोग। एक और सवाल दे रहे हैं, सवाल नंबर 2 दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 72 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर पर घंटा के एक समान वेग से गतिशील 72 किलोमीटर पर घंटा के एक समान वेग से गतिशील एक वस्तु को एक वस्तु 5 सेकंड में रुक जाती है,
5 सेकंड में रुक जाती है तो वस्तु में उत्पन्न मंदन का मान ज्ञात करें। तो वस्तु में उत्पन्न मंदन क्या होगा? तो वस्तु में उत्पन्न मंदन क्या होगा? रिटार्डेशन क्या होगा? बनाइए, फटाफट बनाइए इसको। तो वस्तु में उत्पन्न मंदन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है ये। पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट बताइए, पढ़ने वाले सभी श्रद्धालु बताइए, और नहीं पढ़ने वाले कमेंट्स कीजिए, नहीं पढ़ने वाले कमेंट्स कीजिए। कहाँ से क्या हो रहा है, किस तरह का है, पता नहीं चल रहा है, नहीं समझ में आ रही है। नहीं पढ़ने वाले कमेंट्स करें और पढ़ने वाले इसका आंसर बताइएगा। हाँ, ये भी ध्यान में रखना होगा कि त्वरण का चाहे मंदन का यूनिट सेम होती है। अब यहाँ देखिएगा 72 किलोमीटर पर घंटा, तो यू का मान हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर घंटा। तब 72 गुने 5/18, 18 चौक 72, 4 बार में, तो कहिएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए अंतिम वेग क्या हो गया? रुक जा रहा है तो 0 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय में? तो कहिएगा 5 सेकेंड में ये रुक जाता है। तो यहाँ पर मंदन निकालना है, तो कहिएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी से, a बराबर v माइनस यू बाई टी से v का मान 0 माइनस 20/5 कर दीजिएगा, तो -4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये त्वरण आ गया, इसलिए मंदन लिख दीजिएगा, तो माइनस मत लगाइएगा। इसलिए मंदन बराबर 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का जवाब बन गया। चलिए, सब लोगों का 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 4 आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। और अब हम यहाँ पर यहाँ पर लिखना हो तो लिख लीजिए, जिनको लिखना है लिख लीजिए। चलिए, एक में आने लगा रुझान, जो इसके एक आदमी कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आई। तो अब समझ में जब नहीं आई तो अब तो भाई इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकता हूं मैं, इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। अब आपका बेस बहुत कमज़ोर है। तब समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ा देंगे तो आप घर पर रीडिंग दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु, हम एक नोट लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई वस्तु नियत त्वरण, एक समान त्वरण या इसी का नाम है अचर त्वरण, या इसी को कह दीजिएगा नियत त्वरण। इंग्लिश में इसी को कहिएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गति करती है तो वस्तु का विस्थापन s समय t के वर्ग का
टी के वर्ग का, टी के स्क्वायर का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, समानुपाती माने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। याद रखिएगा अचर त्वरण के लिए, कहिएगा अचर त्वरण के लिए, त्वरण के लिए, अचर त्वरण के लिए होती है। और याद रखिएगा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, तो कहिएगा अचर वेग के लिए, अचर वेग के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए होती है ये, वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए होती है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। बस ये दो गो पॉइंट याद रखिएगा। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होगा, समय के स्क्वायर का समानुपाती है, तो कहने का मतलब ये है कि एस क्या है, एस माने हम लिखे नहीं है यहाँ पर विस्थापन या दूरी, विस्थापन कहिए और चाहे इसी का नाम है दूरी कह दीजिएगा, डिस्टेंस कह दीजिएगा। समय के वर्ग का, अगर दूरी समय के वर्ग का समानुपाती है तो क्या कहेंगे, वस्तु अचर त्वरण से चल रही है। अगर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का है तो कहिएगा वस्तु अचर वेग से चल रही है, अचर वेग से चल रही है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप लोग बताइएगा। यहां क्वेश्चन दे रहे हैं वेग में कमी की दर का, कमी की दर का, कि वेग में कमी की, वेग में कमी की दर की इकाई, वेग में कमी की दर का इकाई, इकाई डैश डैश होता है, डैश डैश होता है, डैश डैश होता है। पहला ऑप्शन मीटर सेकंड -1, दूसरा ऑप्शन मीटर सेकंड का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन मीटर सेकंड का -2 और चौथा ऑप्शन केजी मीटर सेकंड -2। बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विस्थापन में विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को डैश डैश कहते हैं, कहते हैं। पहला ऑप्शन त्वरण, दूसरा ऑप्शन बल, तीसरा ऑप्शन वेग और चौथा ऑप्शन शक्ति। बोलिए, चलिए आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वेग में कमी की दर, वेग में कमी की दर वही ना मंदन हुआ, वेग में कमी की दर का मतलब मंदन, तो ये मंदन का हो गया ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ विस्थापन परिवर्तन की दर माने वही विस्थापन की दर हो गया। तो बताइएगा विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है, ये इसका भी सी, दोनों का सी आएगा, दोनों का सी आ जाएगा, दोनों का दोनों ऑप्शन सी में है, दोनों का दोनों ऑप्शन सी में। अरे भाई वही ना हुआ विस्थापन परिवर्तन, मतलब कि हम यहाँ से वहाँ गए तो विस्थापन में कितना का परिवर्तन हुआ, समय से भाग दे दीजिएगा तो वही ना वेग हुआ। तब विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे गति समीकरण। देखिए एक समान त्वरण के लिए गति समीकरण हेडिंग में लिखिएगा। एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण या नियत त्वरण के लिए गति समीकरण, गति समीकरण देखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है, गति समीकरण। एक समान त्वरण के लिए गति समीकरण। तो पहले बताइएगा गति समीकरण, गति समीकरण का प्रतिपादन गैलीलियो गैलीली ने किया था। गति के सर ऑब्जेक्टिव मिलेगा सर, हाँ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखिएगा एक समान त्वरण गति का समीकरण जो भी हम लोग लिखेंगे,
हम लोग गति के समीकरण जो भी लिखेंगे वो एक समान त्वरण के लिए होती है, एक समान त्वरण के लिए होती है। हाँ, लिखते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। एक समान त्वरण के लिए गति समीकरण। तो गति समीकरण का खोजकर्ता कौन है? तो कहिएगा खोजकर्ता इसका है गैलीलियो गैलीली। इसका खोजकर्ता हो गए गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। गैलीली गैलीली खोजकर्ता हो गए गैलीलियो गैलीली। और बताइएगा गति के कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। तो बताइएगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहिएगा v बराबर u प्लस ए टी। और समझिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है। और आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंपल फॉर्म में लिख दीजिएगा। सिंपल फॉर्म में, जैसे कि ये इसका, अगर इसको सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं v माइनस यू, हाँ दीजिए, v माइनस यू बराबर ए टी भी लिख सकते हैं। तो दोनों में सिंपल फॉर्म में कौन है? दोनों में देखा जाए तो सिंपल फॉर्म में कौन है? तो कहिएगा ऊपर वाला है। तो सिंपल फॉर्म में लिख दीजिएगा। और शुरू वाला लेटर क्या है? अंतिम लेटर क्या है? दोनों के बीच के संबंध को बतलाया जाता है, दोनों के बीच के रिलेशन को बतलाता है वो इक्वेशन। तब बताइए शुरू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो कहिएगा कि सर शुरू में यहाँ पर दिया हुआ है वेग। शुरू में वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी है, शुरू में आपका वेग है और यहाँ अंतिम में समय है। तो बताइए किसके किसके बीच के संबंध को बतलाता है? वेग और समय के बीच के संबंध को बतलाता है। चलिए दूसरा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब होता है स्थिति। स्थिति कहिए, और चाहे इसी का नाम कहिएगा दूरी कहिए, और चाहे इसी को कह दीजिएगा विस्थापन। तो कहिएगा स्थिति, और अंतिम में क्या है यहाँ पर? समय है, समय। तो स्थिति और समय के बीच के संबंध को बतलाता है। और आप लोग कहिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मतलब हो गया वेग, बताइए s का मतलब हो गया स्थिति। तो वेग और स्थिति के संबंध को ये बतलाता है, वेग और स्थिति के संबंध को ये बतलाता है। कौन इक्वेशन? तो कहिएगा थर्ड इक्वेशन बतलाता है। आप लोगों में से बताइएगा, आप लोगों में से कोई ऐसा इसमें है जिनको समझ में नहीं आया? फिर आप लोगों में से एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है कि वो कह रहा है कि नंबर भेजो, नंबर भेजो, नंबर मेरा नोट कर लो, तब बहुत मार मारेंगे तुमको। पता नहीं है, लगता है कि उसके घर में माँ बहन नहीं है। हैं? माँ बहन रहेगा तब ना समझ में आएगा कि माँ बहन का क्या इज्जत होता है, औरत का क्या इज्जत होता है, स्त्रियों का क्या इज्जत होती है। हैं? बेवकूफ को पता नहीं है कि तुम लोगों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा भी लड़की किसी क्षेत्र में आपका बाजी मार रही है। यूपीएससी टॉपर लड़की, हर एक सेक्टर में लड़की टॉप कर रही है। एक ऐसा समय आएगा कि सब सब जगह लड़की ही थी, ऑफिस में जाकर विद्यमान रहेगी, जाकर सलामी ठोकना पड़ेगा आप ही को। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहा है तो बाद में क्या करेगा? बाबूजी और बाबूजी के घर में वो जाकर खेत में काम करेगा, धान बोएगा, गेहूं का कटाई करेगा, और क्या करेगा? जिंदगी में क्या करना है? यही तो है, यही सोचता होगा।
भी बड़ा भी स्क्वायर बड़ा यू स्क्वायर माइनस 2s काहे नहीं होगा? त्वरण अगर अगर वेग में कमी होगा तो त्वरण माइनस में होगा ना जी। देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं। लिख रहे हैं गति का द्वितीयक समीकरण स्थिति तथा डैश डैश के बीच संबंध को बतलाता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं पहला ऑप्शन दे रहे हैं वेग। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं समय। तीसरा कह दे रहे हैं तीसरा कह दे रहे हैं दोनों। और चौथा कह दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। बोलिए कौन होगा आंसर? कह रहा है कि गति का द्वितीयक समीकरण स्थिति तथा डैश डैश के बीच संबंध को बतलाता है। तो दूसरा समीकरण यही है, स्थिति और समय के बीच के संबंध को बतलाता है। स्थिति और समय के संबंध के बीच को बतलाता है ये, इसलिए राइट ऑप्शन इज बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा आप लोग, ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा कि एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करता है। सुनिए, एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करता है तो u का मान 0 ले लीजिएगा। और वस्तु में इतना का त्वरण है, त्वरण दे देगा और कहेगा कि इतना समय तक चलता है, समय भी दे देगा। तो कहेगा कि आपका आपका उतने समय में वो कितना दूरी तय किया, या आपका 10वें सेकंड के अंत में उसका अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर त्वरण दिया रहेगा तो ये सूत्र लगा दीजिएगा। अब ये सूत्र लगा दीजिएगा। सुनिए, एक बात और हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई वस्तु एक समान, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब शुरू वाला वेग हो गया, v का मतलब हो गया अंतिम वेग हो गया, a का मतलब त्वरण हो गया, v का मतलब शुरू वाला आपका अंतिम वेग, u का मतलब शुरू वाला वेग, प्रारंभिक वेग हो गया। चलिए हम अब यहाँ पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन एक दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में सबको एक बार राउंड अप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विराम से गति प्रारंभ करके विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर गति करता है, एक सरल रेखा पर गति करता है तो निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें।
निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला ऑप्शन, पहला नंबर दे रहे हैं, वस्तु द्वारा प्रथम 8 सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर व्हाट क्या होगा। दूसरा नंबर, पांचवें सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। वस्तु का अंतिम वेग v बराबर व्हाट पांचवें सेकंड के अंत में। तीसरा नंबर में दे रहे हैं, तीसरा नंबर में दे रहे हैं वस्तु द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी s10 बराबर व्हाट, s10 बराबर व्हाट। यही तो सवाल है आपका, यही आपका सवाल है। आप सवाल स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, सवाल आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर गति करता है। एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर गति करता है तो निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। पहले जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए आप लोग। बताइएगा, विराम से चलना शुरू करता है, विराम से, तो बताइएगा ए नंबर में आइएगा, u का मान हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। आप बताइएगा, आपसे कह रहा है कि त्वरण का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और बताइएगा ए नंबर में कह रहा है कि 8 सेकेंड में दूरी तय करना है। 8 सेकेंड में कितना दूरी तय करना है, तो 8 सेकेंड में t का मान हो गया 8 सेकेंड और s बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो अब बताइए u0 है आपका, u0 है, a का मान 4 है और कह रहा है कि 8 सेकेंड में दूरी का मान क्या होगा। तो दूरी का मतलब s हो गया। तो बताइएगा, दो गो आप लोगों को हम सूत्र लिखवाए हैं, हम आप लोगों को दो गो सूत्र लिखवाए हैं। s में यहाँ पर s नहीं है लेकिन यहाँ पर s है, तो s है तो u है t है। बताइएगा, यहाँ पर हमारा s है, यहाँ पर बताइए यहाँ भी s है लेकिन भी नहीं है उसमें सवाल में। तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। कौन लगाइएगा? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा। यहाँ पर दूसरा लगा दीजिएगा, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिएगा। तब बताइए s बराबर आप कहिएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, हाफ at स्क्वायर से। बताइए u का मान 0 है, t कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। 1/2 गुने a का मान 4 दिया हुआ है और कितना समय में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तब बताइएगा 64 दूना कितना हो जाएगा? 64 दूना हो जाएगा 128 मीटर। 128 मीटर आंसर बन गया आपका। तब बताइए 128 मीटर आया आपका, पहला का 128 आ गया, 128 आ गया, हो गया आंसर। और बताइएगा दूसरा नंबर सवाल में देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल में देखिएगा, 5वें सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग। सुनिए, जब वस्तु विराम से चलना शुरू किया है लेकिन उसमें त्वरण है, उसमें क्या है? त्वरण है। विराम से चलना शुरू किया, उसमें क्या है? त्वरण है।
तो लगातार वेग बढ़ेगा, लगातार इसका वेग बढ़ेगा तो करे कि 5वां सेकंड के अंत में इसका वेग क्या होगा। तो दूसरा नंबर में v बराबर u प्लस AT से आप बताइएगा v का मान निकालना है। u 0 हो गया, a का मान हो गया 4 और t का मान करे कि 5वें सेकंड के अंत में, तो 5 भर दीजिएगा। तो कहिएगा 5वें सेकंड के अंत में इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और चलिए सी नंबर में देखिए क्या कह रहा है। सी नंबर में कह रहा है कि वस्तु द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी s10 क्या होगा। वस्तु द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी s10 बराबर व्हाट, यही ना सवाल है। तो समझिएगा वस्तु द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है। कौन सेकंड में? 10वें सेकंड में। तो सुनिए इस तरह का सवाल रहेगा तो आपसे ये नहीं कह रहा है कि 10 सेकंड में, नहीं 10वें सेकंड कह रहा है। 10वें सेकंड, 10वें सेकंड का मतलब हुआ कि जब हम यहां से चलना शुरू किए, देखिए जब हम यहां से चलना शुरू किए तब पहला सेकंड में इतना दूरी तय किए, दूसरा सेकंड में उससे ज्यादा, तीसरा में उससे ज्यादा, क्योंकि त्वरण है ना। त्वरण का मतलब हुआ कि वेग लगातार बढ़ रहा है। तो 10वें सेकंड में अगर कहेगा कि स्पेशल समय में तय की गई स्पेशल दूरी क्या होगा, तो इसके लिए एक अलग से सूत्र लगा सकते हैं, एक अलग से फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं। और नहीं तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा। क्या थोड़ा सा माइंड लगाना है? तो आप पूरे 10 सेकंड में दूरी निकाल दीजिए और फिर 9 सेकंड में दूरी निकाल दीजिए। तो 10 सेकंड वाला में आपका 10 सेकंड वाला जो दूरी आया उसमें से 9 सेकंड वाले दूरी को घटा दीजिएगा तो 10वें सेकंड वाला दूरी निकल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट निकालने के लिए ये सूत्र लगा दीजिएगा। कहिएगा कि किसी वस्तु द्वारा, हम लिख दे रहे हैं थ्योरी में, किसी वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी Sn बराबर होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस वन। यही सूत्र लगा दीजिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। और नहीं तो वो मेथड हो गया 10 सेकंड में निकाल दीजिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, फिर 9 सेकंड में निकाल दीजिएगा और घटा दीजिएगा। तो अब बताइएगा यहाँ s10 लिख दीजिएगा। s10 बराबर u का मान 0 है, 1/2 गुने a का मान है 4 और 2 गुने n के जगह पर वही समय भरिएगा जो समय पूछ रहा है। तो 10 माइनस 1, ये बताइए 2 से कट जाएगा, 2 दूना का 4। तो ये बताइएगा 20, 10 दूना 20 में से 1 जाएगा, 19 दूना 38 मीटर। तो कहिएगा 38 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ये 38 मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 38 मीटर। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप बना दीजिएगा। ऑप्शन बी में भी 5वें लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऑप्शन बी में कह रहा है कि 5वें सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग कह रहा है, अंतिम वेग। कल आप लोगों को जो गलत कमेंट्स कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर, उसको कल मैं ब्लॉक करवा दूंगा। मैं श्योर कर रहा हूँ ब्लॉक करवा दूंगा। हमें अब ऐसा फीलिंग होने लगा कि उनके घर में माँ बहन नहीं है अब। हाँ, ऐसा लगने लगा हमको अब। समझदारी लाओ यार, समझदारी लाओ। जिंदगी में वही कुछ नहीं है। किसी को आई लव यू बोल देना ही सबसे बड़का चीज़ नहीं है जिंदगी में। जिंदगी को कामयाब बनाओ, जिंदगी को अच्छा करो। बहुत आई लव यू बोलने के लिए मिल जाएगा जब कामयाब हो जाओगे तब। नहीं तो कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इतना समझ लेना। जिंदगी में कामयाब बनने के लिए सफलता लो, सफलता लोगे तभी कुछ होगा। अगर सफल नहीं हो तो बेकार हो, एकदम बेकार हो अभी के डेट में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे भी हम लोग इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब बताइएगा इस तरह का सवाल रहेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, इस तरह का सवाल रहेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, एकदम बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए देखिएगा, हम अब एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ हम लिखने जा रहे हैं गुरुत्व के अधीन गति समीकरण। यहाँ पर लिखने जा रहे हैं गुरुत्व के अधीन गति समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर यहाँ देखिएगा, अब लिखने जा रहे हैं गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गति समीकरण, गति समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है ये क्या है गुरुत्व के अधीन गति समीकरण। मेरी बात समझिए, आप इस वस्तु को देखिए, इस वस्तु को जब हम यहां से छोड़ देंगे, जब इस वस्तु को यहां से हम छोड़ देंगे तो यह वस्तु कहाँ आएगा? नीचे आएगा। सही में गिर गया, नीचे आएगा। तो बताइएगा, ये वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है ना, अंडर ग्रेविटी गति कर रहा है। सही बात है। वस्तु को जब किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वस्तु ऊपर से किधर आ रही है? नीचे आ रही है। जब वस्तु को छोड़ा जा रहा है किसी ऊंचाई से तो वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब कि अंडर ग्रेविटी है। ये अंडर ग्रेविटी है, गुरुत्व के अधीन गति कर रही है। तो याद रखिएगा, गुरुत्व के अधीन गति समीकरण में जहां जहां आप लोग ए लिखे थे वहां जी लिख दीजिएगा, और जहां जहां आप लोग एस लिखे थे उसके जगह पर एच लिख दीजिएगा। एच का मतलब हाइट हो गया यही। अब बताइएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला नंबर है v बराबर यू प्लस कह दीजिएगा जी टी। दूसरा नंबर हो जाएगा h बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा नंबर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो जाएगा तीसरा नंबर। यही 3 गो समीकरण है अंडर ग्रेविटी का, अंडर ग्रेविटी का है। और याद रखिएगा, यहाँ g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये g का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ये बताइएगा, इसका मान पृथ्वी सतह पर होता है फिक्स। इसका मान पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर g का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और नहीं तो कभी कभी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 भी दे देता है। देखिए, कभी कभी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 भी दे देता है, 10 भी दे देता है। आप इसी का मान चंद्रमा पर कह दिया जाएगा, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जो होता है सतह के मान का 1/6 होता है चंद्रमा पर। बताइएगा 9.8/6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर पर, केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर बराबर 0 हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी 0 होती है। तो आप लोगों का मेंशन किया रहेगा कि जी का मान इतना ले लीजिए। कैलकुलेशन को कभी कभी आसान बनाने के लिए जी का मान 10 लेने के लिए कह देता है। अब एक बात समझिए, हम लोग वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे नहीं, ऐसे हम लोग फेंकेंगे नहीं। हम लोग वस्तु को फ्री फॉलिंग गिराएंगे। फ्री फॉलिंग मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु को हम लोग गिराएंगे, फ्री फॉलिंग गिराएंगे। तो u का मान 0 लेना है आपको। u का मान 0 ले लीजिएगा, u बराबर 0। जब आपका u का मान 0 हो जाएगा तब v बराबर gt से मतलब रखिएगा। जैसे हम कह दें कि एक वस्तु को आपका इतनी मीटर की ऊंचाई से 80 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो 2 सेकंड बाद इसका अंतिम वेग क्या होगा, 2 सेकंड बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो u का मान तो 0 हो गया। बताइएगा 2 सेकंड के बाद इसका अंतिम वेग पूछ रहा है, तो कहिए v का मान पूछ रहा है, तो निकाल दीजिएगा। एक हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं। देखिए, एक हम क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एक वस्तु को
एक वस्तु को h ऊंचाई से h ऊंचाई से h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक फ्री फॉलिंग स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो दूसरे सेकंड के अंत में दूसरे सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? वो दूसरे सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? बनाइए। हम अभी बता दिए डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, दूसरे सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो जब यहां से गिराया जाएगा फ्री फॉलिंग, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाएगा तो यू का मान 0, और जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगा वेग बढ़ेगा, दूसरे सेकंड के अंत में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यही तो सवाल है आपका। तो आप बताइएगा v बराबर u प्लस GT से तो u का मान हो जाएगा 0 और प्लस g का मान 9.8 और गुने 2 बराबर कहिएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। यही आपके प्रश्न का जवाब बन गया, यही आपके प्रश्न का जवाब हो गया। यही आपके प्रश्न का जवाब बन गया। चलिए हो गया आंसर, ये सॉल्यूशन में आपका आ गया, ये सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक वस्तु को अगर हम वस्तु को यहां से गिरा रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक यहां से गिरा रहे हैं, तो कितना समय में जमीन पर पहुंचेगा। तो अगर समय पूछेगा सर u 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, फ्री फॉलिंग गिराया जा रहा है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर u का मान 0, और नहीं भी दिया रहेगा स्वतंत्रता पूर्वक तो आपको u का मान 0 ही लेना है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो u का मान 0 ही लेना है। सर ये क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, कैसे? सब क्वेश्चन ही है, सब का सब क्वेश्चन ही आपके लिए है। और अब कल बताऊंगा, अब आपको कल बताऊंगा। अब कल तो नहीं, कल क्लास नहीं है, कल सैटरडे है, सैटरडे और संडे को क्लास नहीं चलती है। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, ये कहाँ पर ख़त्म किए थे हम कहाँ पर ख़त्म किए थे वो जरूर याद रखिएगा, नहीं तो छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमें किसी PDF के माध्यम से पढ़ाने की हमें आदत नहीं है, हमको वो आदत नहीं है। हमसे आप जितना लेना है गेन करना है कर लीजिए आप हमसे, हम अपने सिर्फ माइंड का यूटिलाइज करते हैं, आप उसके अनुसार पढ़िए। और ये सही बात है, आप लोगों को मैं सही बात का सजेशन देता हूँ, लेख कर पढ़े हुए चीज़ों का कुछ अलग ही कंसेप्ट मिलती है, अलग ही इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये अलग चीज़ हो जाती है। और उससे भी आज ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको जब हम लिखेंगे, और लिखने के बाद में जब वीडियो आपका हो जाएगा, जब भेज दिया जाएगा, तो आप उसको आराम से बैठकर वीडियो देखते जाइए, लिखते चले जाइए, और आपके माइंड में वो सेट कर जाएगा। एंड यू एकदम आप फिजिक्स का मास्टर बन जाइएगा, साइंस का बादशाह बन जाइएगा, बशर्ते कि आप मेरे अनुसार चलेंगे तब। नहीं तो बस कमेंट्स कीजिएगा, तो दिस डेट इज इक्वल टू व्हाट, तो कमेंट्स करने के लिए तो जिंदगी भरी पड़ी हुई है आपकी। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग।